आप सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। और एमजीजीएस की परीक्षा में बैठे सभी गुरुजन जिनका कल रिजल्ट आ चुका है, उन सभी को दी अचीवर्स चॉइस की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उम्मीद है आप सकुशल होंगे, बढ़िया से रह रहे होंगे और आपका जो रिजल्ट है वो आपके जो आशाएं थी उनके अनुकूल आया होगा। बहुत बढ़िया रिजल्ट आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही आप लोगों का एक जो सपना है अपने घर जाने का, ट्रांसफ़र का, एमजीजीएस स्कूल में ज्वाइन करने का, तो कल जब रिजल्ट आ गया है तो हमें ऐसी एक उम्मीद की किरण मिली है कि जिस चीज़ का बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार था, अब वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। साथियों, व्हाट्सएप पे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, जिनमें से कुछ क्वेरीज मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। तो ये सवाल जनरल सवाल है जो कुछ लोगों के द्वारा पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा कि इनका एक वीडियो बना दिया जाए। इनके उत्तर एक एक जने को मैं टाइप कर करके दूं, इसकी बजाय मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आप सभी लोगों के इनके जो आंसर्स है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, है ना। वैसे तो आप सभी विद्वान हैं, साथीगण हैं हमारे, तो आप सभी को पता ही है इन चीज़ों का। आप भी टीचर्स हैं, डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो सभी डिपार्टमेंट में जो भी प्रतिक्रियाएं चलती रहती है उन सभी पे आपकी नज़र रहती है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता है तो 2023 की जो भर्ती हुई थी उसके आधार पे मैं आपको एक गाइडलाइन देने की कोशिश करूंगा कि पिछली जो वैकेंसी कंप्लीट हुई थी, हालांकि उस टाइम गवर्नमेंट भी अलग थी, अब सरकार अलग है, तो हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए। जो होंगे अपडेट वो हम आगे आपको देते रहेंगे और जो भी अपडेट आएगा उसके अनुसार अपन कार्य करते रहेंगे। लेकिन पिछली भर्ती से हमें एक आइडिया लग जाएगा कि अब हमारे सामने जो रिजल्ट आया है उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, है ना। दिन कितने लगेंगे ये तो देखो सरकार के ऊपर है, अपन तो इसमें कोई ना तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कुछ बता सकते हैं। बाकी उम्मीद ये है कि 15 जनवरी तक ये सारी प्रोसेस यदि पूरी कर ली जाए तो 15-16 जनवरी तक आपके पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो सकते हैं। बाकी सब देखो क्या होवे, ठीक है। तो मैं अब 2023 की भर्ती के आधार पे इन सवालों का जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा कि रिजल्ट आने के बाद में अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगी, कट ऑफ का क्या सीन है, चॉइस फिलिंग कब ली जाएगी, कैसे ली जाती है, देन काउंसलिंग कैसे होगी, क्या हमें करना होगा, क्या हमें हमारा जिला मिल जाएगा, क्या शर्तें रहेगी, ये सारी चीजें पिछली भर्ती के आधार पर मैं आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि रिजल्ट तो आ चुका है, दिस स्टेप इज कंप्लीटेड, ठीक है, ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट हमारा आ चुका है। नाउ द सेकंड स्टेप जो होगा, अब इसके बाद में जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा आपसे चॉइस फिल करवाई जाएगी। साथियों, एक लोग जो है एक बात को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी। मैं आपको बता देता हूं, कट ऑफ कुछ भी नहीं रहेगी और ना कट ऑफ आने वाली, कोई कट ऑफ नहीं आएगी। आपका रिजल्ट आपके सामने है, उसके बाद में आपसे सेकंड स्टेप पे चॉइस फिल करवाई जाएगी। चॉइस फिल का मतलब ये कि जो जिला आपको अलॉट हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद में आपसे चॉइस फिल करवाई जाएगी। जो जिला आपको अलॉट हुआ है उस जिले में आपको कौन कौन सी स्कूलें वरीयता के आधार पे लेनी है वो आपसे पूछा जाएगा। और ये साला दर्पण के माध्यम से होगा। स्टाफ लॉगिन पे आपने जहां कल रिजल्ट देखा है वहीं पे आपको ऑप्शन शो हो जाएगा और उसी ऑप्शन के माध्यम से आपसे चॉइस भरवाई जाएगी कि आप बताइए कि पहले नंबर पे कौन सी स्कूल लेना चाहेंगे, दूसरे पे कौन सी लेना चाहेंगे, तीसरे पे कौन सी लेना चाहेंगे। और वहीं पे आपकी लिस्ट आएगी पूरी स्कूलों की, जो खाली होगी ना, जो वैकेंसीज होगी, उन वैकेंसीज की सारी एक लिस्ट आपके सामने आएगी। वहीं पे उनमें से आपको 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, ये आपको प्रायोरिटी देनी होगी उनको। ये प्रायोरिटी देने के लिए एक बात मैं आपको बता दूं, 2 दिन का टाइम मिलेगा। पिछली बार 2 दिन का ही टाइम मिला था, इसलिए इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि उन 2 दिन में ही आपको ये फिलअप करना है ना। अगर आप चूक गए तो फिर आपको मौका मिले या नहीं मिले, पिछली बार हालांकि प्रिंसिपल वगैरह को मौका दे दिया था, बट आपको इसमें रहना ही नहीं है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, देन वो 2 दिन का ही वेट नहीं करना। आप जैसे ही जिस दिन ओपन होता है ना लिंक, उसी दिन आप ये कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहली प्रायोरिटी पे आपको पहली स्कूल डालनी है। अब मैं एक चीज और, हालांकि अपने तो सारे शिक्षक साथी हैं तो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये काउंसलिंग का पैटर्न क्या रहता है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि क्या मैं चौथे नंबर पे जो स्कूल डालूं तो मेरे नंबर कम है तो क्या चौथे वाली मुझे मिल सकती है? नहीं,
चौथे वाली नहीं मिलती है। आपके नंबर कम हो ज्यादा हो कोई मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने जो स्कूल एक नंबर पे मांगी है, मान लीजिए आपने XYZ स्कूल को मांगा है कि भाई साहब मेरे को एक नंबर पे ये स्कूल चाहिए, अगर आपसे ऊपर वाला, आपके मान लीजिए नंबर है 40, नीचे का लेवल लेके चलता हूं मैं, आपके नंबर है 40 और आपने कहा कि मुझे XYZ स्कूल चाहिए, और आपसे ऊपर कोई भी एक बंदा जिसके 40.5 या 41 ही है, उसने कह दिया कि मेरे को भी एक नंबर पे चाहिए, तो पहले वो स्कूल आपको नहीं उसको मिलेगी। फिर आप चाहे उसे 4 नंबर पे डाल दो, चाहे उसे 1 नंबर पे डाल दो, डजेंट मैटर, आप चाहे उसे 10 नंबर पे क्यों ना डाल दो, वो स्कूल उससे मिलेगी, क्योंकि काउंसलिंग ही आपसे पहले उसकी होगी, है ना। 41 नंबर वाले की काउंसलिंग 40 वाले से पहले होगी, तो ये तो आप सोचिएगा ही मत कि मैं 4 पे डाल दूंगा तो मेरे को मिल जाएगी, नहीं। आप जो स्कूल लेना चाहते हैं उसको पहले नंबर पे ही डालिए। आपसे ऊपर के स्कोर का बंदा यदि उस स्कूल को कोई भी लॉक नहीं करता है तो आपको वो स्कूल मिल जाएगी किसी भी स्कोर पे, हाँ आप क्वालिफाई हैं तो। देन ये तो हो गया काउंसलिंग का, मतलब चॉइस फिलिंग की बात। कट ऑफ वगैरह मैंने आपको बोल ही दिया है, कट ऑफ कुछ नहीं आई थी पिछली बार, कोई कट ऑफ नहीं आई थी, सीधा चॉइस फिलिंग मांगी थी, ब्लॉक आवंटन हुए थे, क्योंकि जिले तो उन्होंने पहले ही भरवा दिए थे। जिले भरवा के जिले में ब्लॉक आवंटन किया और ब्लॉक में फिर स्कूल इन्होंने पूछी थी कि आप बताइए कि कौन सी स्कूल को प्रायोरिटी वाइज आप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो वो स्कूल्स, और मैं बता दूं आपको पिछली बार वाली जो भर्ती थी उसमें ऑलमोस्ट सबको अपनी पसंद की स्कूलें मिल गई थी, और अब की बार भी यही होने वाला है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो जरा सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और विशेष तौर से मैं एक कैडर के लिए बता देता हूं, लेवल 2 वाले शिक्षकों के लिए बहुत तगड़ा स्कोप है। लेवल 2 वाले तो मेरे को लग रहा है सारे के सारे जाने वाले हैं, है ना, क्योंकि 2020-21 शायद, हाँ 2020-21 के बीच में जो स्कूलें महात्मा गांधी में प्राइमरी खुली थी उनमें सब में लेवल 2 की पोस्टें भी खाली पड़ी, ऑलमोस्ट सब में। तो लेवल 2 वाले तो सारे सेट हो जाने हैं, और बाकी कैडर वाइज जो है वो आपकी कितनी मेरिट रहती है वो कोई मैटर नहीं करता। आपसे ऊपर यदि कोई है जाने वाला तो वो उसको ही मिलनी है, सीधी सी बात है ना। और कट ऑफ वगैरह ये ना जारी करते हैं ना जारी करेंगे। अब तीसरा प्रोसेस क्या होगा, तीसरा प्रोसेस ये होगा कि आपकी मेरिट जो होगी, है ना, जैसे मान लीजिए काउंसलिंग का वो जो चॉइस फिलिंग है वो कंप्लीट हो गई है, अब उस चॉइस फिलिंग के बेस पे आपको स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है। आपको स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा कि भैया आपको ये स्कूल अलॉट हुई है आपकी रैंक के आधार पे, ये सीधा ही डिपार्टमेंट ही करेगा, इसमें अपना कोई इंटरफेयर नहीं है, सीधा आपको साला दर्पण पे पता लग जाएगा कि आपको कौन सी स्कूल जो है वो अलॉट हुई है। देन और उसके बाद में आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद में आपको करंटली जहां आप वर्किंग है वहां से आपको रिलीव होना है, और रिलीव होने के बाद में आपको दूसरी जगह जहां पर आपकी नई पोस्टिंग है, जिस जिले में जिस स्कूल में, वहां पर जाकर के ज्वाइन करना है। ये तो रहेगी प्रोसेस, ये आप सभी को ऑलरेडी पता भी है। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ चीजें बता देता हूं कि पिछली बार जो काउंसलिंग हुई थी उसमें इन्होंने क्या क्या निर्देश दिए थे, इन्होंने कुछ निर्देश दिए थे, डिपार्टमेंट ने कुछ निर्देश दिए थे। देखिए सरकार, मैं और बता रहा हूं आपको कि सरकार बदल गई है तो निर्देश में बदले जा सकते हैं, कुछ बातें हैं जो बदली जा सकती है, तो उन पर भी अपन चर्चा कर लेंगे। पहले ये देखते हैं कि क्या क्या निर्देश इन्होंने दिए थे काउंसलिंग के टाइम पे, तो उनमें से ज्यादा कुछ चेंज होने वाला है नहीं, यही हमारे रहने है ना। देखिए इन्होंने ये डीओज को दिया था, डीओ जो थे उनको दिया था कि आपके जिले में ये शिक्षक चयनित हुए हैं तो इनका आप पदस्थापन जो है वो जारी करिए, उन्होंने डीओ ने फिर जारी किया था। ये है लेवल 2 साइंस मैथ वालों के लिए जो काउंसलिंग गाइडलाइन इन्होंने जारी करी थी, ये 4/10/2023 तक का जो मामला था उस टाइम का मामला है। अब देखिए पदस्थापन के संबंध में दिशा निर्देश अपन देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि चयनित शिक्षकों को केवल महात्मा गांधी या यहाँ पर अपन जोड़ सकते हैं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में ही पदस्थापित करना है, ये पहली गाइडलाइन की, ठीक है। दूसरा ये कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चाहे वो MGGS में हो चाहे SVMS में हो, साक्षात्कार के बाद में अगर कोई पदस्थापित शिक्षक है, अब ये साक्षात्कार कौन सा, 2023 की भर्ती तो एग्जाम से हुई थी, 2022 की जो भर्ती हुई थी उसमें केवल इंटरव्यू बेस पे टीचर्स को लगाया था। तो 2023 वाली भर्ती में इन्होंने कहा कि यदि कोई टीचर ऐसा शिक्षक जो कि साक्षात्कार से MGGS में या SVMS में लगा हुआ है तो उसको आपको रिलीव नहीं करना है और ना उसको नई जगह ज्वाइन करवाना है। यानी अब ये चेंज हो चुका है, कोर्ट का आदेश आ चुका है, तो अब आपको ये परेशानी नहीं आने वाली है।
अब आपको जिला चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये पिछली बार का था। ठीक है, पदस्थापन किए जाने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि चयनित शिक्षक के विरुद्ध कोई जांच लंबित नहीं हो। ये हमें सबको पता ही है कि ऐसा तो होता ही है। चयनित शिक्षक वर्तमान में माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ही कार्यरत है तथा चयन हेतु अनुमोदित सूचियों में शिक्षक का वर्तमान पदस्थापन मूल विषय सही अंकित है। यानी कि यदि कोई गड़बड़ है, सूची जो जारी हुई है उसमें कोई गड़बड़ है, तो आप पहले करेक्शन करवाइए, उसके बाद में उसे रिलीव करिए, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए, चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद विषय के अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में उसी रिक्त पद पर किया जावे, किसी भी स्थिति में पद विरुद्ध नहीं पदस्थापन किया जावे। यानी पद विरुद्ध पदस्थापन आपको नहीं करना है। यदि पोस्ट वैकेंट है तो ही आप करें, अदरवाइज उसका जो है वो दूसरी स्कूल में शिफ्ट करें उसे प्रायोरिटी के अनुसार, है ना। पद विरुद्ध नहीं लगाना है। हालांकि ये एक एक्सेप्शन मामला था 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड एसएसटी वाला। ठीक है, वो आपको पता ही है कि 2nd ग्रेड एसएसटी के पद पर लगाया था लेवल 2 वालों को। ठीक है, उसके बाद में देखिए, चयनित कार्मिकों का पदस्थापन उसके मूल ये हो गया। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपरांत पदस्थापन पर चयनित शिक्षकों के कार्यग्रहण किए जाने के उपरांत ही पूर्व से कार्यरत शिक्षक को आगामी आदेशों की प्रतीक्षा हेतु कार्यमुक्त किया जावे। अब तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ है ही नहीं, और अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई एमजीजीएस में चयनित कार्मिक कार्यग्रहण कर लेता है तो वहां जो ऑलरेडी कार्मिक लगा हुआ है, जो कि एमजीजीएस बनने से पूर्व वहां कार्यरत था, तो उसको डीयू अपने लेवल पे एपीयू मान लेवे। ये इसका मतलब था। आगे देखिए, एकल शिक्षक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक का चयन होने पर उक्त विद्यालय में अन्य शिक्षक के कार्यग्रहण पर ही चयनित शिक्षक को पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त किया जावे। ये कुछ लोगों के लिए, कुछ साथियों के लिए जरूरी पॉइंट हो सकता है कि यदि आप अपने विद्यालय में, जनरली प्राइमरी स्कूल में कई जगह है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में कुछ स्कूलों में ऐसी अभी भी स्थिति है जहां पर एकल शिक्षक कार्य कर रहे हैं, तो उन शिक्षकों को हो सकता है कुछ यहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है यदि आदेश में आता है तो। बाकी ये तो पिछले साल का है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आप लाइन ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखिए, राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त शिक्षकों को शहरी क्षेत्र, नगर पालिका, नगर निगम में पदस्थापित नहीं किया जाएगा। ये है। उसके बाद में देखिए, अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों को केवल अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र में ही पदस्थापित किया जाएगा, नॉन टीएसपी और टीएसपी वाला मामला। ओके, परिवर्तन हेतु आवेदन करने वाले शिक्षकों के पदों को परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में रिक्त पदों में गणना नहीं की जानी है। इसका क्या मतलब हुआ? परिवर्तन हेतु आवेदन, अच्छा ये नॉन टीएसपी से टीएसपी वाला मामला है कि यदि कोई परिवर्तन करना चाहता है तो मेरे हिसाब से ये वाला है। सामान्यतः आवेदित पदों पर चयन के पश्चात कार्मिक को 1 वर्ष की कालावधि के लिए ही पदस्थापित किया जा सकेगा। ये देखिए, कार्मिक को 1 वर्ष की अवधि के लिए ही पदस्थापित किया जा सकेगा। ठीक है, ये हालांकि देखो 2-3 साल से तो चल रही है, अभी तक ऐसा कोई भी मामला आया नहीं है जिसमें किसी एमजीजीएस में कार्मिक को रिलीव कर दिया हो, प्रशासन ने रिलीव कर दिया हो, ऐसा तो कोई मामला आया नहीं है। बट क्योंकि इनकी शर्तें हैं तो ये हमें ध्यान में होना जरूरी है कि हमें 1 वर्ष के लिए पदस्थापित किया जा रहा है। उसके बाद में यदि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं द्वारा बढ़ाई जाने योग्य अवधि है, यानी कि निदेशालय इसको आगे से आगे इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी का किसी कार्मिक को पूर्वोत्तर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसी सेवावधि के पूर्ण होने से पूर्व बिना कोई कारण दिए निर्मुक्त रिलीव करने का अधिकार होगा। यानी अगर निदेशालय या फिर आपका नियुक्ति प्राधिकारी जिसको जो बनेगा वो चाहे तो कभी भी आपको एमजीजीएस से हटा करके वापस आपको जहां से आप रिलीव होकर के आए हैं वहां के लिए रिलीव करने के लिए स्वतंत्र होगा। यहां कहने का मतलब ये है। उसके बाद में देखिए, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात पदस्थापित किए गए समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वास्तविक पुनर्विलोकन निदेशक द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। ये तो चल ही रहा है कि ठीक है, हाँ चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं, इसमें कोई नहीं। जैसे ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात पदस्थापित कार्मिक को मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है। ये प्रमोशन से संबंधित है कि यदि आपका प्रमोशन हो जाता है तो आप वहां से रिलीव होकर के दूसरी जगह ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली
नहीं है। आगे देखिए, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु चयनित कार्मिकों को उसके पद विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित स्थानांतरित किया जा सकेगा। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कहीं पर भी पदस्थापित या स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके लिए विभाग जो है वो स्वतंत्र रहेगा। ठीक है। दूसरा, ऐसे पदों के मामले में जहां वरिष्ठता रेंज जिला स्तर पर संधारित है, जैसे कि 3rd ग्रेड, और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी परिवीक्षाधीन व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन होने के पश्चात अन्य रेंज या जिले में पदस्थापित होता है, तो वहां परिवीक्षा काल के सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात स्थायीकरण उस मूल रेंज या मूल जिले जहां अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित होने से पूर्व उसकी वरिष्ठता संधारित है के नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप प्रोबेशन में है, 3rd ग्रेड के टीचर है, तो आपका नियुक्ति पदाधिकारी कौन होगा? डीओ, है ना। तो डीओ जो जहां से आप जा रहे हैं, जैसे जैसलमेर से आप जा रहे हैं जयपुर जा रहे हैं, ठीक है, और जयपुर में आपका जाने के बाद में जब प्रोबेशन पूरा होगा तो जैसलमेर डीओ ही आपका फिक्सेशन करेगा। यहां कहने का मतलब ये है। दूसरा ये कि अगर आप जैसलमेर से जयपुर जा रहे हैं तो आपकी सीनियरिटी जो है वो जैसलमेर में ही मेंटेन रहेगी, आपकी जयपुर में सीनियरिटी काउंट नहीं होगी। मेरे हिसाब से 2nd ग्रेड बनने पे आपको जैसलमेर जो संभाग है ना, वहीं पे जोधपुर संभाग में आता है शायद, ये जोधपुर संभाग, हाँ जोधपुर संभाग में ही आपको दिया जाएगा पोस्टिंग। देन आगे देखिए, ओके ठीक है, ये हो गया। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन उपरांत चयनित शिक्षक से कार्यग्रहण के समय संबंधित संस्था प्रधान पीओ निम्नानुसार लिखित सहमति प्रमाण पत्र लेवे। अब ये सहमति क्या है, आप ये लिख के देंगे कि मेरे द्वारा इन सेवाओं का सिविल सेवा नियम जो है, इनकी विशेष शर्तें जो है, उन सभी का अवलोकन कर लिया गया है, और यदि मेरा चयन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्ति हेतु कर लिया जाता है तो मैं आवेदन की शर्तें व दिशा निर्देश एवं सेवा की अन्य शर्तें मानने को अपनी सहमति प्रदान करता हूं। ये आपको लिख के देना है। उपयुक्त अनुसार प्रदत्त दिशा निर्देशों एवं शर्तों के अनुसार आगामी नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। ये डीओ के लिए लेटर था। ये काउंसलिंग से संबंधित वो था, गाइडलाइन थी जो डिपार्टमेंट ने डीओ को दी थी। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि जो ऑर्डर आए थे, है ना, उन ऑर्डर्स में एक ऑर्डर उसका ले लेते हैं अपन, हो गया चॉइस फिलिंग से संबंधित जो ऑर्डर आए थे ना, उसका एक ऑर्डर दिखाता हूं मैं आपको कि वो कैसा आया था। देखिए, ये देखिए, ये है जब चॉइस फिलिंग के लिए आपसे आवेदन मांगे थे, है ना, तो उस समय ये आदेश आया था बीकानेर निदेशालय का। ये किसके लिए था? अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन के लिए अध्यापक लेवल प्रथम के पदों हेतु प्रोविजनली चयनित अध्यापक। प्रोविजनली चयनित अध्यापक कौन है? जो क्वालिफाई कर चुके हैं। लेवल प्रथम से दिनांक 2/10 से 3/10 तक। ये देखो, मैंने आपको बोला था ना कि आपको केवल 2 दिन मिलेंगे, 2/10 से 3/10 को रात्रि 12 बजे तक शाला दर्पण पोर्टल के स्टाफ लॉगिन के माध्यम से उनसे संबंधित जिले की रिक्तियों के विकल्प प्राप्त किए जाएंगे। समस्त संबंधित शिक्षक निर्धारित अवधि में अपने विकल्प आवश्यक रूप से भरें। निर्धारित अवधि के पश्चात विकल्प का अवसर देय नहीं होगा। यानी आपको 2 दिन दिए गए थे और 2 दिन में आपको विकल्प जो है, स्कूल जो है वो सबमिट करनी थी। यदि आपने नहीं की है तो आपको विकल्प सबमिट करने का ऑप्शन जो है वो बंद कर दिया गया था। अब इसमें यह है कि यदि किसी ने नहीं करी है, विकल्प सबमिट नहीं करी है, तो उनको पोस्टिंग मिली या नहीं मिली, या कहीं दूसरी तीसरी चौथी जगह खाली अपने आप ही देख करके दे दी गई, ये तो मेरे संज्ञान में कोई ऐसा मामला आया नहीं है। लेकिन यदि इस लेटर को अपन देखें तो ये देखिए, एक लाइन इसमें लिखी हुई है, उस हिसाब से अपन ये कह सकते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि विकल्प प्राप्त किए जा रहे हैं, समस्त संबंधित शिक्षक निर्धारित अवधि में अपने विकल्प आवश्यक रूप से भरें। तो यहां हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट स्वतंत्र है कि यदि आप नहीं भरते हैं तो वो अपने हिसाब से भी दे सकता है। डिपार्टमेंट के ऊपर है ये। हालांकि ऐसा कोई मामला मेरे तो संज्ञान में है नहीं, ना मेरे जो अपने ग्रुप है उनमें से किसी का ऐसा हुआ कि भाई किसी को ऐसे ही किसी को दे दिया हो। बाकी पिछली बार तो देखिए, जितने पास हुए थे वो सारे लग ही गए थे, तो ऐसा कोई हुआ ही नहीं था, मामला ही नहीं हुआ था। ठीक है, ये था आपका विकल्प भरने से संबंधित ऑर्डर। एक ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूं, जब आपके पोस्टिंग ऑर्डर आए थे, है ना,
ये भरने के बाद में पोस्टिंग ऑर्डर आए, तो पोस्टिंग ऑर्डर का भी एक आदेश अपन देख ही लेते हैं कि उनमें क्या क्या शर्तें जो है वो डिपार्टमेंट ने लिख के दी थी, ताकि आपको एक सारा पूरा एक कंक्लूजन आपके माइंड में रहे कि मुझे क्या क्या प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी पिछली भर्ती के आधार पे। ये देखिए, ये आपका था कौन सा है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए लेवल प्रथम, है ना। लेवल 1 के जो टीचर्स है उनका पोस्टिंग ऑर्डर था, ये पोस्टिंग ऑर्डर है। इसमें नीचे जो शर्तें लिखी हुई आती है वो मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। उपरोक्त कार्मिकों को 1 वर्ष की अवधि हेतु पदस्थापित किया जाता है। कार्मिक के सेवा प्रदर्शन के पुनरावलोकन पश्चात निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान द्वारा स्पेसिफाइड प्रक्रिया द्वारा बढ़ाई जाने योग्य होगी। वही चीज लिखी हुई है कि 1 साल के लिए आपको लगाया जा रहा है भैया, बट वो काम कर रहे हैं, अभी तक काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी भी कार्मिक को पूर्वोत्तर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसा सेवावधि के पूर्ण होने से पूर्व बिना कोई कारण जो है वो रिलीव किया जा सकेगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। उपरोक्त चयनित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात पदस्थापित किए गए समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक पुनरावलोकन निदेशक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। यानी कि वार्षिक पुनरावलोकन भी किया जाएगा, उसमें यदि आप जो है वो सही नहीं होते हो तो आपको रिलीव कर दिया जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। उपरोक्त चयनित कार्मिकों के चयन के पश्चात मूल संवर्ग किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति होती है तो उसे प्रतिवर्तित समझा जाएगा, यानी कि वो वहां से जा करके अपना दूसरा जो है वो कार्य ग्रहण कर सकता है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु चयनित कार्मिकों को उसके पद विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य में किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित या स्थानांतरित किया जा सकेगा। संबंधित कार्मिक की वास्तविक वरिष्ठता पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी, यानी कि वरिष्ठता जो है, सीनियरिटी जो है वो अप्रभावी रहेगी, बाकी आपको कहीं पर भी स्थानांतरित या पदस्थापित किया जा सकता है। आगे देखिए, उपरोक्त चयनित कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक हाँ एक ये रह गया था, उपरोक्त चयनित कार्मिकों में से वरिष्ठता कार्मिकों की वरिष्ठता इनके मूल पदस्थापित जिला या मंडल में ही संरक्षित की जाएगी। ठीक है, 3rd ग्रेड वालों के लिए जिला और 2nd ग्रेड वालों के लिए मंडल, 1st ग्रेड वालों के लिए तो वैसे ही राज्य स्तर की होती है, तो उनका तो कोई ज्यादा इशू होगा ही नहीं। उपरोक्त चयनित कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक परिवीक्षाधीन है तो उसका स्थायीकरण उनके मूल जिले या मंडल से जारी किया जाएगा, इस पे भी हम बातचीत कर चुके हैं। यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच लंबित है तो उसको कार्यग्रहण कार्यमुक्त नहीं किया जाए। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपरांत पदस्थापन पर चयनित शिक्षक के कार्यग्रहण किए जाने के उपरांत ही पूर्व से कार्यरत शिक्षक जो है, जो बिना साक्षात्कार के पहले से वहां लग रहे हैं, उनको एपीओ कर दिया जाए। एकल शिक्षक विद्यालय में ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं सारी चीजें। इसमें अगर मैं देखता हूँ कोई नया है तो ये ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम वाला हो गया। अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों को गैर अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों को, अच्छा ठीक है, ये टीएसपी नॉन टीएसपी वाला हो गया। और ये लास्ट में ये लाइन लिखी हुई है कि यदि कोई पहले से एमजीजीएस या एसवी एमएस में लगा हुआ है तो उसको आपको कार्यमुक्त नहीं करना है। ये अब की बार ये लागू नहीं होगा, ये चेंज हो गया है, अब की बार टेंशन मत लीजिए। यदि आप एमजीजीएस में भी काम कर रहे हैं तो भी आपको कार्यमुक्त किया जाएगा। उपरोक्त कार्मिकों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नलिखित सहमति प्राप्त कर लिया जाए, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। यानी कि डीओ ने भी जो आदेश जारी किया है वो आदेश उसकी डिक्टो कॉपी करके किया है। वो सारी की सारी शर्तें जो हमने काउंसलिंग गाइडलाइन में पढ़ी थी, वो सारी की सारी शर्तें जो है वो डीओ ने भी बताई है कि ये शर्तें आप पे लागू रहेगी। उसमें से 2-4 शर्तें जो है वो आपके काम की है, बहुत ज्यादा काम की है, जो आप माइंड में लेके चलिएगा। और यहाँ तक कि उसके बाद में तो पदस्थापन हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप घर चले जाओगे, बस मस्त बाल बच्चों के साथ में रहोगे, एकदम आराम से पकौड़ी वकौड़ी सर्दी के टाइम में बना के खाओगे, उसमें तो क्या ही है ना। तो चलिए, अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर एक सवाल का कमेंट में जवाब दें, या फिर ऐसा करेंगे अपन जो है यदि सवाल ज्यादा होते हैं तो एक दिन लाइव सेशन रख लेंगे जिसमें आपके सारे जितने भी डाउट्स है उन सभी डाउट्स को एक साथ ही बैठ करके अपन सारे मिल करके क्लियर कर लेंगे। ऐसे गेट टुगेदर भी हो जाएगा, हम सभी का मिलना जुलना भी हो जाएगा, बातें भी हो जाएगी, आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और जान पहचान भी हो जाएगी, वो तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो आप बता दीजिए कमेंट में, और उसके बाद में आगे जो भी नेक्स्ट अपडेट रहती है देन और आपको टाइम टू टाइम जैसे भी अपडेट आती है तो आपको बता देंगे। ठीक है, वीडियो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खाते पीते रहिए, सर्दी का मौसम है ना। और एक बात और, क्या कह रहा था, भूल गया यार मैं। अच्छा, क्या पता, भूल गया मैं तो। चलिए, तो कोई बात नहीं, आगे जब भी वीडियो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे बात क्या थी, इंपोर्टेंट थी यार। चलिए, कोई बात नहीं, जय राम जी की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।